मालेगांव शहर के मौजूदा एमएलए जो मैं अव्वल दिन से बोल रहा था कि मालेगांव के मसाइल पर कोई सवाल असेंबली में नहीं लगाएंगे। वो सिर्फ पीछा छुड़ाने के लिए 2-5 मिनट बोलेंगे और पीछा छुड़ाएंगे, मगर पीछा भी ऐसा छुड़ाया गया कि मालेगांव शहर को ही शक के घेरे में डाल दिया गया। मालेगांव शहर में जब से एसआईटी आई है लोग परेशान हैं। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी उनकी हर तरीके से मदद कर रही है, मगर सरकार का इतना दबाव है, सरकार का डिपार्टमेंट पर, पुलिस डिपार्टमेंट पर इतना दबाव है कि आज तक एसआईटी के मामले में छावनी पुलिस स्टेशन में जितनी भी एफआईआर हुई है उस पर एसआईटी ने या छावनी पुलिस स्टेशन ने या मालेगांव पुलिस महकमे ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली है कि उन्होंने एफआईआर किस लिए दाखिल की है। लेकिन मौजूदा एमएलए ने जब असेंबली हाउस में ये बोला कि किरीट सुमैया मालेगांव आए और मालेगांव शहरियान को देखने के बाद उनको गुमान हुआ, लफ्ज़ गुमान असेंबली हाउस में जो बोला गया कि उनको गुमान हुआ कि यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याई हैं। गुमान होने का मतलब यह है कि क्या हमारे चेहरे पर लिखा है कि हम बांग्लादेशी हैं? सारे शहर को पता है, पूरे महाराष्ट्र को पता है, मैं कहता हूँ पूरे मुल्क को पता है कि मालेगांव शहर के साथ जो रवैया अपनाया जा रहा है वो सोची समझी साजिश है। कोई गुमान नहीं है, ना यहाँ किसी के चेहरे पे लिखा है कि वो बांग्लादेशी है और न यहाँ पर एक भी बांग्लादेशी निकलने वाला है, ये भी हमको पता है। सिर्फ मकसद ये है कि मुसलमानों को परेशान किया जाए। और जब वो सवाल कर रहे थे, क्वेश्चन तो था नहीं, मगर सरकार से अगर वो ये पूछते कि अभी तक की इंक्वायरी में आप बताओ कितने बांग्लादेशी निकले, तो सरकार अगर वहाँ जवाब देती तो उस बात को कहीं ना कहीं दूसरे कोर्ट में या दूसरे मामलात में उसकी मदद हो सकती थी, मगर उन्होंने सरकार से कोई बात नहीं पूछी, सिर्फ सरकार की चापलूसी की। बजट पर बोल रहे थे, जिस तरह बिल्ली की नीयत हमेशा छिछड़े में होती है, उसी तरह मौजूदा एमएलए की नीयत भी छिछड़े में थी। वज़ीर मालियात अजीत दादा पवार की तो ऐसी तारीफ़ कर रहे थे कि फरिश्ते उतर के आने वाले हैं उनके लिए। इस तरह की तारीफ़ सरकार में कर रहे थे, जिन्हें मौजूदा एमएलए को बजट का ओ बो को ABCD नहीं समझता, जिनकी बजट पे कोई स्टडी नहीं थी। अभी तक माइनॉरिटीज़ का जितना फंड दिया जाता है माइनॉरिटीज़ को, इस मर्तबा बजट में 130 करोड़ सिर्फ माइनॉरिटीज़ का बजट पकड़ा गया। इससे पहले 1000 करोड़ पकड़ा जाता था, पिछली बार 500 करोड़ से ज़्यादा पकड़ा गया। तो इन सब बातों को बोलने के बजाय वो अजीत पवार की चापलूसी में फरिश्ते उतारने की बात कर रहे थे। मैं जो बोला कि सिर्फ नीयत ठेकेदारी करने की लालच में छिछड़े में रहती है, इसलिए उनका जितना भी असेंबली में बोलने वाली बात थी वो सारी की सारी बातें सरकार की चापलूसी के अलावा कुछ नहीं थी। मालेगांव शहरियान के लिए कोई नुमाइंदगी होती तो सवाल लगाया जाता। जिस तरह प्याज पर सवाल लगाया गया, उस तरह एसआईटी के मामले में मौजूदा एमएलए ने सवाल क्यों नहीं लगाया? ये शहरियान को सोचने का सवाल है। सिर्फ आम ज़बान में, उनकी ही ज़बान में आंख छुड़ा लेना, जिसको वो बोलते हैं कि आंख छुड़ा लेना, उन्होंने आंख छुड़ाने के अलावा कोई नुमाइंदगी नहीं की। बुनकरों के ताल्लुक़ से उनके पास कोई मालूमात नहीं, बुनकरों की नुमाइंदगी का सिर्फ भरम भरते हैं। एक केस MERC में महावितरण ने केस नंबर 217/2024 में दाखिल किया। उसमें उन्होंने बिजली का दाम बढ़ाने की बात बोली। 28 फरवरी 2025 को नासिक में उस पर हेयरिंग हुई और किसी भी पावर महावितरण की हेयरिंग पर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो या तो MP होंगी पब्लिक की तरफ से, या MLA होगा या MLC होगा। हमें तो MLC से कोई लेना देना नहीं, मगर ना मौजूदा MP 28 फरवरी 2025 को बुनकरों के लिए नासिक में हाजिर थी, ना मौजूदा MLA जो बुनकरों की नुमाइंदगी का हर वक्त भरम भरते हैं वो भी हाजिर नहीं थे। ना ही उन्होंने
ये सवाल वहाँ पूछा कि बजट में जो सब्सिडी इससे पहले दी गई रईस शेख के स्टडी ग्रुप बनाने के बाद, तो वो सहूलत आज कायम है कि नहीं है। अगर बजट पर बोल रहे थे तो बजट बुक पढ़ना चाहिए था, उसके जो डाटा थे डाटा के साथ बात रखना चाहिए थी, मगर उन्होंने ना कोई डाटा रखा ना उस पर बात की। स्टडी ग्रुप जो बना था, अगर वो स्टडी ग्रुप की भी स्टडी कर लिए होते तो कम से कम वहाँ पर ये बात बोले होते कि स्टडी ग्रुप में उस वक्त चंद्रकांत दादा पाटिल ने जो सहूलत दी थी 1 रुपये की और 75 पैसे की, इसके अलावा भी स्टडी ग्रुप ने कई डिमांड की थी। उन डिमांड पर अगर वो कोई बात बोलते बुनकरों के लिए तो मैं मानता कि वो बुनकरों की स्टडी करके बात कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली गए, टेक्सटाइल पार्क की बात असेंबली में या महाराष्ट्र के शासन में महाराष्ट्र सरकार को बोलने की बात ही बेवकूफ़ी वाली बात है। टेक्सटाइल पार्क का सवाल दिल्ली सरकार से है। टेक्सटाइल पार्क एक अमरावती में ना, अमरावती में एक टेक्सटाइल पार्क बनने की बात है, आज तक वो पूरा नहीं हुआ। ये बड़ा इलेक्शन जीतने के बाद असद अवैसी साहब के पास साथ गए थे दिल्ली, कुछ ऐसे लोगों को लेकर जो बिजली कंपनी के तोड़ीबाज हैं, चोर हैं, वो उनके आसपास रहते हैं, जो बिजली चुराने का काम करते हैं और सारे दूसरे बुनकर उनकी वजह से तकलीफ़ में रहते हैं। ऐसे लोगों को लेकर एक जंबो जेट काफ़िला लेकर दिल्ली गए और आने के बाद ऐसा कहा गया कि अब तो बुनकरों के लिए ये सहूलत मिलेंगी, अब तो बुनकरों को वो सहूलत मिलेंगी। अवैसी साहब बात कर लिए तो उसका क्या हुआ, उस पर कभी कोई बात नहीं बोलते। कोई ऐसी दमदार नुमाइंदगी उनकी तरफ से नहीं होती। असेंबली हॉल में जिस तरीके से बोलना चाहिए, अगर आप सरकार के ख़िलाफ़ हो या फिर सरकार पर तनकीद करने की बात है। लाडली बहन की स्कीम पूरा शहर जानता है, पूरा महाराष्ट्र जानता है कि एक इलेक्शन के वक्त दी गई स्कीम थी, उसके बाद 5 लाख लोगों के नाम काटे गए, कई हज़ार ख्वातीन के मालेगांव में पैसे नहीं आए। उसकी स्टडी इन्होंने करना चाहिए थी। लाडली बहन के नाम पे तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, सिर्फ चापलूसी, इसके अलावा मौजूदा एमएलए कोई काम नहीं करते। सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट की चापलूसी, सरकार की चापलूसी और मालेगांव शहरियान को बेयार और मददगार छोड़ देने का काम मौजूदा एमएलए कर रहे हैं। हम हर वक्त ये बात बोल रहे हैं कि अब हम मौजूदा एमएलए को नहीं जगाने का काम करेंगे। हमने पिछला 18 साल देख चुका उनका। वो अगर असेंबली हॉल में ये बोलते हैं कि मालेगांव में सड़क नहीं है, गटर नहीं है, यहाँ पर पानी का निज़ाम नहीं है, तो 18 साल से आप ही हो मालेगांव शहर में और आप ही ये बात बोलते हो, तो आपकी नुमाइंदगी क्या, आपका कामकाज क्या? ये सारे सवालात हम शहरियान के सामने इसलिए रख रहे हैं कि अब हम मौजूदा एमएलए को जगाना नहीं चाहते। मालेगांव शहर की आम आवाम जो कभी बिरादरी के नाम पर, कभी मजहबी चोले के नाम पर बेवकूफ़ बन जाती है, उनको जगाने की ज़रूरत हमको महसूस होती है और हम हर वक्त मालेगांव शहरियान को जगाने की कोशिश करेंगे और ये काम करते रहेंगे। वोट जिहाद के नाम पे जो पैसा आया, उसमें तो ऐसा है कि मौजूदा एमएलए बोल रहे हैं कि मेरे पास नहीं आया, दूसरे जो 162 रोड से आसिफ भाई आ रहे वो बोल रहे मेरे पास नहीं आया, तीसरे तो हम थे 3 नंबर पे, हमारे पास भी नहीं आया। तो फिर आया किसके पास? सवाल ये नहीं था, सवाल ये था, मैं इससे पहले भी बोला कि लिस्ट के साथ वहाँ बोलना चाहिए था कि किन लोगों के अकाउंट में आया। जो 11 लोगों के अकाउंट में पैसा आया उनके नाम लेना चाहिए था, वो मुस्लिम लोग नहीं थे और उस पर छावनी में एफआईआर हुई। वो एफआईआर लेकर वहाँ अगर वो बात रखते कि इन 11 लोगों के अकाउंट में पैसा आया है, इनकी चौकसी करो। जो बात किरीट सोमैया बोल रहा है, जो बात नितेश राणे बोल रहा है, वही बात ये भी असेंबली में बोल रहे हैं। इनकी बात में और उनकी बात में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क मैं जब मानता जब छावनी की एफआईआर लेकर वो असेंबली में बोलते कि ये 11 लोगों की चौकसी करो जिनके अकाउंट में पैसा आया है, उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है, तो फिर ये और जिहाद कैसे हुआ? इसको बोला जाता है स्टडी करके कोई बात करना। मैं पहले ही बोला, ना उनको मराठी आती है, ना उनको अंग्रेज़ी आती है, उनको ना बजट समझता है, उनको ना एफआईआर समझती है। 120 बी कलम को हर वक्त बोलते हैं कि देशद्रोही कलम है। 120 बी बच्चा मालेगांव का बोलेगा कि वो प्लानिंग की दफ़ा है। हर वक्त देशद्रोही की कलम, देशद्रोही की। तो वो बताना क्या चाहते हैं कि मालेगांव शहर में देशद्रोही है। अगर इस तरह की बात एमएलए जैसा आदमी बोलेगा
तो डिपार्टमेंट और सरकार में बैठे हुए लोग हंसेंगे कि जिस आदमी को कलम की डिफिनेशन नहीं समझती वो आदमी मालेगांव शहर की नुमाइंदगी कर रहा है। किरीट सोमैया को आने की मुखालिफत हम नहीं करेंगे। मुझे बताओ कि हिंदुस्तान में कौन सी एजेंसी पर हम भरोसा कर सकते हैं? मैं मानता हूँ किसी एजेंसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर कुछ भरोसा किया जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ न्यायालय पे, कोर्ट पर ही हम भरोसा कर सकते हैं। एजेंसी पे तो हमको कतई भरोसा नहीं है। हमने दिल्ली फसाद में उमर खालिद को भी देखा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग एनआरसी के वक्त अपनी अपनी तहरीकें चला रहे थे, आज सबकी ज़बान एजेंसियों ने बंद की है। एजेंसियां सरकार के दबाव में काम करती हैं, इसलिए हमको एजेंसी पे कतई भरोसा नहीं है। और ये जो बोलते हैं कि एटीएस को आने दो, एनआईए को आने दो, ये सरकार की ज़ुबान बोलते हैं। जो सरकार चाहती है वो बोलते हैं। ये कभी मुखालफत इसलिए नहीं करते कि इनका खुद का तालमेल है, सरकार में बैठे हुए लोगों के साथ इनका तालमेल है। बिल्ली की नीयत छिछड़े में है। सिर्फ 2, 5, 10 करोड़ ठेकेदारी और कमीशन खोरी के लिए मुझे मिल जाए, इसके अलावा उनकी कोई नीयत नहीं रहती। नहीं तो मुझे आज हिंदुस्तान में बताओ, अगर अबू आसिम आज़मी साहब सस्पेंड नहीं होते तो मालेगांव का एसआईटी का सवाल आज क्वेश्चन लगा होता और जिस पे सरकार को बात बोलना पड़ती। मगर अफसोस हमारे लिए ये हो गया कि इस बजट अजलास में उन्हें बगैर कानून और कानून का गलत इस्तेमाल करके सस्पेंड किया गया। तो मैं यही बात बोलता हूँ कि मौजूदा एमएलए सरकार में बैठे हुए लोग हो, किरीट सोमैया हो, नितेश राणे हो, इनकी हर वक्त तारीफ़ ही करेंगे। ये जो बात बोलेंगे वही बात बोलेंगे। एक बात का मैं एक जुमला असेंबली में बोला हुआ कि किरीट, मैं फिर दोबारा बोलूँगा, किरीट सोमैया को मालेगांव आने के बाद गुमान हुआ मालेगांव वालों को देखकर। तो ये उसी की ज़बान बोली जा रही है ताकि डिपार्टमेंट को भी ये लगे कि यार बात कुछ ना कुछ है, इसीलिए गुमान हुआ। गुमान होना, गुमान लफ्ज़ जो है ये असेंबली में बोलने वाला लफ्ज़ नहीं था। ये चापलूसी किरीट सोमैया ही कर रहे थे। और मैं ये बात मानता हूँ कि ये कहीं ना कहीं इनका आपस में तालमेल है। इनको बजट और कुछ न कुछ की कोशिश में कमीशन खोरी और ठेकेदारी के लिए ये उनकी चापलूसी हर वक्त करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। किरीट सोमैया मालेगांव आए और कल बांग्लादेश और रोहिंग्या मुसलमानों का पुतला भी जलाया। उन्होंने कहा कि 1000 बोगस अर्जी पाई गए हैं, इन सब की जांच और चालू है, इनको सबको बाहर भेजा जाए। मैं यही बात बोला कि अगर मौजूदा एमएलए असेंबली में ये पूछ लेते कि कितने लोग बांग्लादेशी और इसमें मिले, उनकी लिस्ट आप सरकार बताए, या डिपार्टमेंट क्वेश्चन लगाते तो उनको बताना पड़ता, तो ये सवाल नहीं होता। किरीट सोमैया एक नैरेटिव मालेगांव के नाम पे सेट कर रहे हैं। सिर्फ उनका मकसद है कि मालेगांव में बांग्लादेशी का एक हौवा खड़ा कर दिया जाए और उस नाम से दूसरी तरफ वो फ़ायदा उठाएं, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। मैं कल भी एक बात बोला था कि जो लोग नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर अभी कुछ लोग को मैं बुलाया जिन्होंने अर्जी दी हुई थी, उनको ना फ़ोन आया है ना नोटिस आई है। उनको माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी खुद ले जाकर एसआईटी में उनकी इंक्वायरी करवा देंगी। कुछ लोगों के, और मैं अभी मीडिया के सामने भी, जो लोग 2 जनवरी 2023 से जनवरी 2025 तक तहसील ऑफिस से जिन्होंने एप्लीकेशन दे के अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाया है, अगर उनको फ़ोन या किसी तरीके से एड्रेस की कोई मिस्टेक से या इधर उधर घर शिफ्ट होने से या फ़ोन नंबर तब्दील होने से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारों से आकर मिले और नाम बताएं, हम उनको ले जाकर वहाँ पर पेपर वगैरह उनका जमा करवा देंगे। हमको कल भी भरोसा था, आज भी भरोसा है कि एक भी बांग्लादेशी नहीं है। मगर कुछ लोग के एड्रेस और नाम नहीं मिलने से ये कोताही डिपार्टमेंट की है। मगर किरीट सोमैया शहरियान पर थोप कर जा रहे हैं कि जो नहीं मिल रहे हैं उनको लेकर जाओ, उनके बाप का राज है क्या? हर आदमी के पास पेपर है, हर आदमी के पास कागज़ है। मामूली मिस्टेक से सिर्फ ये मसला आ रहा है और जो लोग नहीं मिल रहे हैं हम कोशिश करेंगे उनको जल्द से जल्द एसआईटी ऑफिस में उनकी इंक्वायरी करवा दें।